हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो उसको हम जान लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, विद्युत रसायन ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 है। इससे पहले का पहला चैप्टर पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के पश्चात उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो याद रखेंगे इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। तो दूसरा लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, क्या हम पढ़ेंगे देखिए, दूसरे लेक्चर में हम सबसे पहला पढ़ने वाले हैं जो है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, या इसे विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। इस पर पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। इस पर भी पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी वीडियो में। उसके बाद मोलर चालकता क्या होता है, इस पर भी हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, ये 3 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और मुझसे में जो भी स्टूडेंट सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखिए अगर आपको इस वीडियो में समझकर याद करना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको समझकर इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। रटना नहीं है, हमें समझकर याद करना है। देखिए विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, एक हमने छोटा सा परिभाषा लिखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये हमने एक छोटा सा परिभाषा लिख दिया है। कैसे ये परिभाषा आया, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, विशिष्ट प्रतिरोध का जो क्या होता है, विशिष्ट चालकता को हम याद रखेंगे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। और कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ, ठीक है। कप्पा इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ होता है। जहां पर ये क्या है, यहाँ पे जो ये रो दिखाई दे रहा है, ये है विशिष्ट क्या है, प्रतिरोध के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी चीज नीचे होता है, 1/, के नीचे जो भी चीज होता है तो उसको हम व्युत्क्रम पढ़ते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसीलिए कप्पा से प्रदर्शित किया गया था, समझ गए ना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। मैं आशा करता हूं कि पहला आपको ये परिभाषा और ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। याद रखेंगे एक छोटा सा ये परिभाषा है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट एक और मैं परिभाषा बता रहा हूं, और वहीं से आपको याद भी रखना इस परिभाषा को। परिभाषा आपको कैसे याद होगा, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आप जानना होगा। कप्पा का एक और फॉर्मूला होता है, कप्पा इक्वल टू, इस एक के नहीं है, कप्पा कहते हैं। तो कप्पा इक्वल टू होता है CL/A। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है जी। अब आप समझ लेते हैं एक एक चीज। सबसे पहली बात, परिभाषा करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये C क्या है, L क्या है और A क्या है। तो देखिए C क्या है, तो अगर मैं C की बात करूं तो यहाँ पे C है चालकता, ठीक है। L बात करें तो L क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है। और यहाँ पे A क्या है, तो A है इलेक्ट्रोड पर या इलेक्ट्रोडों को, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सी क्या है, चालकता है। एल क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ए क्या है, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सब उनको अभी नहीं पता हो रहा होगा कि सर ये वास्तव में है क्या। तो मैं पहले ये समझा देता हूँ कि एल ए ये सब क्या है, उसके बाद मैं परिभाषा आपको बताऊंगा, आसानी से समझ में आएगा। देखिए, यदि आपको कोई भी चीज याद करना है तो आपको उसको पहले डिटेल में समझना पड़ेगा। समझे रहेंगे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक ये सपोज दैट ये एक बर्तन है, समझिएगा। मान लेते हैं ये क्या है, ये एक बर्तन है, ठीक है जी। ये मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ये एक क्या है, एक बर्तन है। अब इस बर्तन में ये एक क्या है, बर्तन है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूं तो ये हमने मान लिया एक बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने क्या, इस बर्तन में हमें विद्युत अपघट्य घोला गया है, ठीक है। तो इस बर्तन में यहाँ तक क्या घोला गया है, विद्युत अपघट्य घोला गया है। और इस विद्युत अपघट्य में दो क्या है, दो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखे गए हैं इस प्रकार। ये इलेक्ट्रोड इसमें उपस्थित है। तो एक कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो एक है कैथोड, ठीक है। एक है कैथोड और एक है एनोड। अगर मैं इसको कहूं तो एक क्या है, एक है यहाँ पे कैथोड जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और एक है एनोड जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एक कैथोड है, एक एनोड है। तो ये बताइए इन दोनों के बीच की कोई ना कोई दूरी होगी कि नहीं, ये इलेक्ट्रोड ही ना है, इन दोनों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोडों की जो बीच की दूरी है ना एल, यही दूरी है एल, मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल है। तो वही हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अब आप समझ गए हैं फिगर से कि क्या कौन सी दूरी की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर इस जो ये इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है या ये, तो इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। अरे भैया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसका भी कुछ ना कुछ मोटाई है, तो वैसे ही इसका भी कुछ ना कुछ मोटाई है, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब समझ गए होंगे आप। तो देखिए यहाँ पर अगर अब परिभाषा हम कर रहे हैं, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे यदि L जो है, L मतलब क्या है, L है लंबाई। अगर मैं आपसे कहूं तो L क्या है, L है लंबाई। तो यदि लंबाई जो L है, तो L के मान को यदि हम 1 ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर A क्या है, A है क्षेत्रफल। तो यदि हम क्षेत्रफल के मान जो है उसको हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्यों हमने लिया, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मीटर सेंटीमीटर होता है, इसलिए। मतलब यदि L और A दोनों का मान हमने 1-1 ले लिया, तो ये बताइए जब इसका मान 1-1 हो गया, तो उस समय पे जो कप्पा होगा वो C के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो उस समय पर जो कप्पा होगा ना वो C के बराबर हो जाएगा। उस समय पर जो कप्पा होगा वो C के बराबर हो जाएगा। और आपको भाली भांति ये बात पता है कि यहाँ पे ये C क्या है, ये है चालकता, ये क्या है, कप्पा है विशिष्ट चालकता। तो बताइए यहां से हम परिभाषा कर सकते हैं ना, ये इस बर्तन में क्या भरा गया है, इस बर्तन में विद्युत अपघट्य घोला गया है। क्या, विद्युत अपघट्य घोला गया है। तो हम कह सकते हैं, परिभाषा आप ध्यान से समझेंगे, आप कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य में, ध्यान से समझेंगे, किसी विद्युत अपघट्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले विलयन में उत्पन्न चालकता क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। नहीं समझ में आया, एक बार और सुनिए। हमने यही कहा कि किसी विद्युत अपघट्य वाले विलयन में, मतलब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले विलयन में उत्पन्न चालकता क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, ये एक विद्युत अपघट्य है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विद्युत अपघट्य में 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाता है। मैं आशा करता हूं यहां से समझ के होंगे, यही परिभाषा करने का रूल है। ठीक है, एक बार और अंत में सुन लीजिए, परिभाषा याद हो जाएगा, आप समझिएगा। हम कह रहे हैं किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन में, मतलब विलयन की चालकता क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा में यहाँ पे फिर भी लिख दे रहा हूं, आप चाहें तो ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किसी, आप लिखें किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले, 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन की चालकता, विलयन की चालकता क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। देखिए इंपॉर्टेंट यही है, अगर आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, इसके अलावा ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट ये लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। देखिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, हमने यही कहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये है परिभाषा, 2 हमने यहाँ पे परिभाषा बता दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूले भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको इन सभी को याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज इसका याद रखेंगे, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, अगर मात्रक पे बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये आप याद रखेंगे, ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होता है। एक और इसका, ये तो पहला मात्रक है, दूसरा एक और मात्रक होता है जो होता है साइमन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, साइमन इनवर्स, ठीक है, और दूसरा साइमन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। बढ़े जी आगे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हमने यहाँ पे टॉपिक ले लिया है जो है तुल्यांकी चालकता। देखिए तुल्यांकी चालकता बहुत ही सिंपल है, समझेंगे याद हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यू आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए तो उस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाता है। ठीक है, समझने का हम प्रयास करेंगे, याद हो जाएगा परिभाषा। देखिए हमने यहाँ पे कहा गया कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक विद्युत अपघट्य का विलयन हम लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एक, हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक घन हम बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि क्या बात हो रही है। ठीक,
थोड़ा सा आप समझिएगा। एक हमने यहाँ पर घन के आकार का यहाँ पे एक हमने बर्तन ले लिया। किसके आकार का? एक घन के आकार का हमने यहाँ पे क्या ले लिया? एक बर्तन हमने ले लिया है। ठीक है, एक हमने घन के आकार का बर्तन ले लिया है। अब इस बर्तन की खासियत यह है कि इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो भी 1 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो भी 1 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई सभी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये एक क्या है? एक घन का आकार का बर्तन है जिसमें विद्युत अपघट्य घोला गया है। ठीक है, मतलब ये क्या है? तो इसका अगर हम आयतन पे बात करें तो ये बताइए, इसकी लंबाई 1 है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी 1-1 है। तो इसका मतलब जो आयतन हो जाएगा, जो आयतन होगा वो आयतन कितना हो जाएगा भैया? तो आयतन इसका हो जाएगा, आयतन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सभी ये तीनों आपस में गुणा होंगे, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई वही तो आयतन होता है ना। तो 1-1-1 ये तीनों 1-1 में गुणा होंगे, तो 1 का तो गुणा कितना बार भी करा जाए 1 ही होगा, परंतु ये सेंटीमीटर 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 तीनों गुणा हो गए तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में, मतलब ये एक क्या है? ये एक बर्तन हमने घन के आकार का लिया है, तो इसका आयतन कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें हमने क्या भरा है? विद्युत अपघट्य पहले से है। तो यही बात कहा जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के, इसमें क्या भरा गया है? विद्युत अपघट्य है। तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का, मतलब बाहर से हम और विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, तो विद्युत अपघट्य का क्या हम बोल देते हैं? 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक घोल देते हैं। विद्युत अपघट्य का कितना? विद्युत अपघट्य का यदि हम 1 ग्राम तुल्यांक घोल देते हैं इसमें फिर से, ठीक है, विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक इसमें घोल देते हैं, तो इस विलयन की जो चालकता होगी वही चालकता क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता कहलाएगा। एक बात आप समझिएगा, ये जो बर्तन है घन के आकार का, इसमें पहले से विद्युत अपघट्य का विलयन है, परंतु फिर से हम क्या कर रहे हैं? इसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दे रहे हैं। तो जैसे ही हम इसमें घोलते हैं तो इसकी चालकता जितनी होगी वही चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। समझ गए हैं ना? तो आप परिभाषा क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसमें पहले से विद्युत अपघट्य का विलयन है, तो आप कहेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन, मतलब किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में, देखिए ये पूरा आयतन कितना है? इसका इतना है, तो इतना टोटल फुल होएगा ना। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए तो इस टोटल इस विलयन की जो चालकता होगी वही तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। वही बात हमने लिखा है, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए तो उस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आसानी तरीके से तुल्यांकी चालकता समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला होता है लैम्डा ई क्यू, और ई क्यू इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/n। ये क्या होता है? ये इसका क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला जी? तो ये फॉर्मूला होता है तुल्यांकी चालकता का, जो है लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n। कप्पा आप जानते हैं विशिष्ट क्या है? चालकता है। ठीक है, n क्या है? जहां पर n ये है, n जो है वो है नॉर्मलता। n क्या है? नॉर्मलता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और लैम्डा ई क्यू क्या है? लैम्डा ई क्यू है तुल्यांकी चालकता। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है? तुल्यांकी चालकता है।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से परिभाषा समझ में आ गया होगा। आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए तो इस विलयन की चालकता क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। तुल्यांकी चालकता इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n होता है। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया होंगे आपने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 2 हमने टॉपिक क्लियर कर चुका है। ठीक है, 2 हमने टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे जो है मोलर चालकता। देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे सेम प्रोसेस है, वो भी हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हमने एक घन सेंटीमीटर क्यूब का हमने एक बर्तन ले लिया है। हमने बताया कि इसमें हमने पहले ही आपसे कहा है इस बर्तन में विद्युत अपघट्य का विलयन भरा गया है। ये कितना, इसका आयतन कितना है? इसका आयतन आपको पता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1-1 है, तो इसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं। और हमने पहले ही कहा है कि इस बर्तन में पहले से विद्युत अपघट्य का विलयन इसमें है, तो इसमें क्या है, इस बर्तन में पहले से विद्युत अपघट्य का क्या है, विद्युत अपघट्य का विलयन उपस्थित है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित यदि विद्युत अपघट्य का कितना, विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोल दिया जाए, यदि विद्युत अपघट्य का कितना 1 मोल क्या कर दिया जाए, इसमें घोल दिया जाए, तो उस समय पर इस विलयन की जो चालकता होगी वही मोलर चालकता कहलाएगी। समझ रहे हैं ना? उसमें क्या था, उसमें केवल डिफरेंट यही है ना कि इसमें हम 1 ग्राम तुल्यांक घोल रहे थे और इसमें क्या है, मोलर चालकता में हम 1 मोल घोलेंगे। तो वही बात हम कह रहे हैं, परिभाषा आप कहेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोल दिया जाए तो इस विलयन की, इस टोटल विलयन की जो चालकता होगी मोलर चालकता कहलाती है। अब वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, परिभाषा आप पढ़ लीजिए। किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोल दिया जाए तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। परिभाषा में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है कप्पा m से के m से नहीं, लेमडा m से प्रदर्शित करते हैं और लेमडा m इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बाई क्या होता है, m होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है जी। क्या हमने बताया, लेमडा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 होगा, यहाँ पे 1000/m हो जाएगा। कप्पा आप जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, सॉरी विशिष्ट चालकता है कप्पा। और यहाँ पे जो m क्या है, m है यहाँ पे मोलरता। ठीक है, m मोलरता है, इससे पहले हमने जब देखा वो है नॉर्मलता। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और चीज, इसका आपने ले लिया, यहाँ पे हम थे। ठीक है, ये पूरा डिटेल में हमने ये 3 टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया है।
देखिए मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित होगा, जिससे आप पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। दूसरी पॉइंट्स, यदि आप चैप्टर वाइज, जैसे ये चैप्टर 2 है, यदि आप चैप्टर 1 का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का इस प्रकार पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट है कि वो पूछ रहे हैं कि सर नोट्स कहाँ से मिलेगा, कैसे हम नोट्स लें। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। देखिए जो आपका टोटल जो भी केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री का टोटल अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं ऑल चैप्टर का, तो ऑल चैप्टर का नोट्स ओनली 99 रुपये में आपको मिल जाएगा विथ माई हैंड राइटिंग, मेरे हैंड राइटिंग द्वारा आपको लिखा गया है। आप चाहें तो उसका PDF नोट्स आप दुकानदार से भी, मतलब दुकान पे जाकर आप उसका 2 कॉपी भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉपी आप चाहें तो निकलवा सकते हैं, या अदरवाइज 2 कॉपी निकलवाने से अच्छा है आपको PDF नोट्स मिलेगा तो वहां से ले लीजिएगा। आप कहेंगे कैसे मिलेगा, नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे केवल आपको मैसेज करना है और उनसे कहना है कि सर हमें फिजिक्स का या केमिस्ट्री का PDF नोट चाहिए। जिसका चाहिए आप बता दीजिएगा, वो आपको 99 रुपये आपको पे कर देने के बाद आपको तुरंत वहां पर नोट्स को सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। मैं आशा करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ही 99 में मिलेगा। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 3 जो डाउट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।